अगली सुबह अध्याय की नींद खुली तो उसने निष्ठा को देखा, जो अब भी उसके ऊपर लेटी हुई थी और सुकून से उसको पकड़े हुए सो रही थी, मानो वह कोई टेडी बियर हो। अध्याय ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसे खुद से अलग करके ठीक से लेटाया और खुद उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी उठ चुकी थी। अध्याय अब तक तैयार हुआ, तब तक वो भी नहाकर फ्रेश होकर आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो सब नीचे थे। आज सब लोग रिंग खरीदने जाने वाले थे। सार्थक तो कॉलेज जाने वाले थे, लेकिन निष्ठा आज घर पर ही रुक रही थी। बानी, हीर, गर्भ, निष्ठा और दोनों बच्चे और अध्याय को तो जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा था, जो कि बानी की ही तो मेहरबानी थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुराफाती आइडिया चल रहे थे, जिसकी खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी। लेकिन जल्दी वह सबको अपनी इन खुरापाती में शामिल करने वाली थी। जल्दी वह सब शोरूम के लिए निकल गए। वहां पहुंचे और रिंग को सेलेक्ट करने लगे। ये समझ ही नहीं पा रही थी, वहां इतने सारे रिंग्स थे और सारे एक से बढ़कर एक। उसने अध्याय को कंफ्यूजन में देखा। अध्याय ने उसे देखकर कहा, देख ले, पर मुझे क्या पता मिहिर का टेक्स्ट कैसा है। बानी ने उन दोनों को देखा और बोला, क्या मतलब टेस्ट कैसा है? सगाई की अंगूठी खरीद रहे हो तुम लोग, कोई गिफ्ट नहीं देना है तो आपकी ही हेल्प करो ना, अध्याय ने कहा। बानी ने कुछ रिंग्स निकाली और फिर वह हीर के सामने रखते हुए बोली, इनमें से देखो। अध्याय ने उनमें से एक रिंग उठाकर हीर के आगे कर दी और फिर बोला, दिस इज वन इज प्रिटी गुड। हीर को भी वो रिंग बड़ी ही प्यारी लगी और उसने वह फाइनल कर ली। निष्ठा वहाँ पर कुछ और प्यारी प्यारी सी रिंग्स को देख रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी उसकी। अध्याय ने उसको देखा और फिर मुस्कुरा दिया कि बानी ने उसे देखकर कहा, खरीद लो उसके लिए भी। वैसे भी तुम दोनों की सगाई कहाँ ही हुई है, उसके मन में भी तो कई अरमान रहे होंगे ना। अध्याय उसे ही देखने लगा। बानी फिर से बोली, सच कह रही हूँ, हर लड़की के दिल में अपनी शादी को लेकर कई सारे अरमान होते हैं, लेकिन सोच कर देखो निष्ठा की शादी कैसे हुई है। कुछ सपने तो होंगे ही उसके भी, जो पूरे नहीं हो पाए। उसकी बातें सीधे का सीधे अध्याय के दिल पर लगी। सही तो वो कह रही थी। वह दोनों की शादी में तो शायद कोई रस्में भी नहीं हुई। सीधा शादी के मंडप पर निष्ठा को बैठा दिया गया, वह भी इस वजह से कि दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहे। यह फैसला भी अध्याय का ही था। उसने एक गहरी सांस भरी और उसके पास गया और बोला, तुम्हें चाहिए? वो कुछ संकुचाई और बोली, नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। यह सब तो कितनी सुंदर सुंदर है ना। अध्याय ने उन रिंग्स को देखा जो कि बेहद ही प्यारी लग रही थी। अध्याय ने उनमें से एक अंगूठी उठाई जो कि इन्फिनिटी का साइज बना रही थी। उसने वह लेकर निष्ठा का हाथ पकड़कर उसके हाथ की उंगलियों में उस अंगूठी को पहना दिया। निष्ठा कभी अध्याय को देखती तो कभी उस अंगूठी को। अध्याय ने मुस्कुरा कर कहा, अब ज़्यादा प्यारी लग रही है, यह रख लो।
मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर ही रख लो। निष्ठा आंखों में खुशी की चमक लिए उसे ही देखने लगी। वह तो आसपास लोग थे, वरना वह उछल उछल कर उसके गले लगने ही वाली थी। अध्याय उसकी फीलिंग को समझकर हंस पड़ा और प्यार से उसका सर सहला दिया। वानी ने उन दोनों को देख रही थी। दोनों सच में ही काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी अर्थ ने अध्याय की पैंट पकड़ कर खींची। अध्याय ने नीचे देखा तो आयात और अर्थ खड़े थे। अर्थ ने झट से कहा, मुझे भी तो रिंग चाहिए, मुझे भी दिलाओ ना भैया। अध्याय मुस्कुरा दिया। तभी आयात बोली, मैं भी ढूंढी हैंडसम। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों बच्चों के लिए भी बच्चों वाली रिंग्स देखने लगा। अर्थ ने क्यूट क्यूट सी चांदी की हार्ट शेप वाली 2 रिंग देखी और झट से एक उठाकर आयात को पहनाते हुए बोला, देखो ये कितनी प्यारी है। आयात खुश हो गई और बोली, तुम भी तो पहनी। यह बोल उसने दूसरी रिंग उठाकर अर्थ को ही पहना दिया। वह दोनों रिंग उन दोनों के साइज की ही थी, मानो उनके लिए ही बनाई गई हो। वह दोनों खुश थे, जबकि बाकी सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। गर्भ ने उन दोनों को देखते हुए कहा, एक मिनट, एक मिनट, इन दोनों ने तो जस्ट अभी अभी सगाई कर ली। उसके यह कहते ही सब लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे कि वह झट से बोला, अरे मुझे नहीं, उन्हें देखो, उन्हें। एक दूसरे को रिंग पहनाई उन्होंने, मतलब तो यही है ना कि सगाई कर ली। वानी ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, क्या कुछ बकवास कर रहे हो? बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला करो। गर्भ ने अपना कंधा सहलाया और बोला, अरे बुआ, मार क्यों रही हो? मैंने तो जो देखा वही बोल रहा हूँ ना। यह देख बोल उसने मुंह बना लिया, जबकि अर्थ और आयात उन रिंग्स को देखकर ही खुश हो रहे थे और बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वो सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉय भी उन्हें देखकर ही मुस्कुरा रहे थे। आयात ने चमकती आंखों से अपने हाथ में पहनी उस अंगूठी को देखा। वह काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसने वानी के पास जाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, आंटी देखो। वानी ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठकर वह मुस्कुराकर बोली, पसंद आई आपको? आयात ने झट से हाँ में गर्दन हिला दी। वानी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर आयात को पसंद आई है तो रख लेते हैं। आयात नो यह सुनते ही और खुश हो गई। अध्याय ने उन सारी ज्वेलरीज का पेमेंट किया और उन सबको देखकर बोला, अब आप सबको हो चुका है तो मैं यहाँ फिर जाऊँ? अब तो आप सबके साथ मिलकर रिंग भी सेलेक्ट कर ली, अब तो जाने दो यार। वानी ने उसे देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ जाओ जाओ, जितनी जल्दी है तुम्हें, जैसे निष्ठा की सौतन के पास ही जा रहे हो। यह सुनकर अध्याय और निष्ठा दोनों की नजरें वानी पर ही जम गईं। वानी को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो वह झट से बोली, घूरना बंद करो, मजाक में कहा है, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आदमियों के काम तो बीवियों के लिए उनकी सौतन ही होता है ना। और वैसे भी मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ।
अध्याय ने अब कुछ भी नहीं कहा और बोला, मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी ही घर पहुँच जाओ। बानी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अध्याय वहाँ से निकल गया। उसके वहाँ से निकलते ही बानी ने सेल्स गर्ल्स को कुछ इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से 2 बॉक्स उसके आगे कर दिए। बानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और उन दोनों का पेमेंट करके उन सब के साथ ही निकल गई। गर्व ने बानी से धीरे से पूछा, चल क्या रहा है? क्या आपने 2 एक्स्ट्रा ज्वेलरी ली है? वह सेल्स गर्ल्स आपको क्या देकर गई है? सब्र करो थोड़ा, बता दूंगी। ऐसे अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बानी ने कहा तो गर्व का मुंह बन गया। वह लोग आकर गाड़ियों में बैठे और वहाँ से फिर घर के लिए निकल गए। पर उन्होंने सबको रिंग दिखाई। निष्ठा बेहद खुश थी। उसने अपना हाथ सेल्वी जी और किशन जी के आगे करते हुए प्यार से कहा, मम्मी पापा देखो। उन दोनों ने उसके हाथ को देखा तो मुस्कुरा दिए। वह चहक कर बोली, प्यारी है ना? किशन जी ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत प्यारी है, बिल्कुल हमारी बेटी की तरह। वो मुस्कुरा दी। सेल्वी जी ने उसे देखा और बोली, रिंग तो प्यारी नहीं है, हमारी बच्ची प्यारी है, तभी तो यह रिंग भी अच्छी हो गई ना। निष्ठा मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। उसने कभी भी इतना प्यारा महसूस नहीं किया था जितना उसे यहाँ मिल रहा था। अपने पिता के होते हुए भी कभी भी उसे पिता के प्यार को महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब से अध्याय से उसकी शादी हुई थी, किशन जी ने हमेशा उस पर अपनी सगी बेटी जितना प्यार लुटाया था। वहीं सेल्वी जी, वह तो हर बात में निष्ठा का ही साइड रहती थी। इसीलिए तो निष्ठा बात बात पर अध्याय को उनके नाम की धमकियां दिया करती थी और अध्याय भी यह बात अच्छे से ही जानता था कि उसकी माँ निष्ठा को कितना प्यार करती है। अगर वो एक बार जाकर उसके खिलाफ सेल्वी जी को कुछ कह भी देती तो पक्का वो उसकी बातों पर विश्वास करके अध्याय को ही सुनाती। बानी ने निष्ठा को देखा और बोली, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ अब जाकर, दोनों बच्चों को भी ले जाओ यहाँ से। यह भी अपनी रिंग में खोए हुए हैं। 3-3 बच्चे हैं हमारे घर में। निष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, मैं बड़ी हो गई हूँ बुआ। अब बानी ने हंसते हुए बोला, हाँ हाँ तुम बड़ी हो, चलो अभी ने लेकर जाओ। निशा उन दोनों के साथ अपने कमरे में चली गई। बानी ने हीर और गर्व को देखते हुए कहा, शांति से बैठो दोनों। दोनों ही चुपचाप बैठ गए। किशन जी और सेल्वी जी उन्हें ही देख रहे थे। बानी ने उनके सामने सारी रिंग्स और सारा सामान रखते हुए बड़े आराम से कुछ बातें कहीं। वह सब बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। किशन जी ने सेल्वी जी को देखा और बोले, मीर की मम्मी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सेल्वी जी ने उन्हें देखा और फिर कुछ सोच कर बोली, मैं पूछ लूँगी उनसे, लेकिन हीर तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना बेटा? तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए ना? कि तभी हीर उनकी बात काटते हुए बोली, कम ऑन माँ, मैं अपने भाई से बहुत ही प्यार करती हूँ। जब वह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा कुछ कर दूँगी
तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप मेरी तरफ से तो निश्चिंत ही रहो। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अब तो सिर्फ वंतिका जी से ही बात करना बाकी था, जो सैलवी जी अपने हिसाब से करने वाली थी। कुछ बातें करने के बाद वह सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। बानी कमरे में आई तो सार्थक कमरे में ही था। सार्थक ने उसे देखा और बोला, हो गई आप लोगों की शॉपिंग? बानी उसे देख बोली, हाँ हो तो गई। आपके बेटे ने आयात को रिंग पहनाई, पता भी है आपको? सार्थक हैरानी से देखने लगा कि बानी हंसते हुए बोली, हाँ, और अध्याय ने निष्ठा को अंगूठी पहनाई तो उसे नया शौक चढ़ा कि अंगूठी खरीदनी है। अध्याय उन दोनों के लिए अंगूठी देखने लगा और दोनों ने एक जैसी अंगूठी उठाकर एक दूसरे को ही पहना भी दिया। सार्थक हैरानी से बोला, उन दोनों ने तो सगाई कर ली? वानी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आप भी यही बातें बोल रहे हो? फालतू बातें कहाँ से आती हैं आप लोगों के दिमाग में? गर्भ के बच्चे को समझा कर आई हूँ। हम जैसी बातें कर रहे हो बच्चों के दिमाग में फिर वैसे ही बातें घूमेंगी। सार्थक ने गहरी सांस ली और उसे देखा। आराम से अपने इयररिंग्स उठाकर टेबल पर रख रही थी। उसने जाकर बानी को पीछे से अपनी बाहों में भरा तो बानी ने हैरानी से कहा, क्या है, तुम बताओ? सार्थक ने कहा। तो बानी बोली, क्या बताऊं? यह तो बताओ आज के लिए बहन लाने का ख्याल कैसा है? वैसे भी अब वह 5 साल का हो गया है चुका है। आई डोंट नॉट थिंक सो कि इससे बेटर टाइम कुछ भी हो सकता है दूसरे बेबी के प्लान करने के लिए, सार्थक ने कहा। बानी ने झट से हैरानी से कहा, पर हम नहीं करने वाले थे ना, हमने सिर्फ एक बच्चे के लिए एग्री किया था। सार्थक ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपने होठों से हल्के से उसकी गर्दन को सहलाया। बानी एकदम से सिरे उठी। सार्थक धीरे से गहरी आवाज में बोला, आई नो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम यह बात भूलो मत कि मुझे बेटी चाहिए थी। अथवा पज, अब तो मुझे बेटी चाहिए ना? तो मेरी इतनी भी विश पूरी नहीं करोगी? उसकी इस बात पर भी वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे याद था कि प्रेगनेंसी टाइम में सार्थक हमेशा कहता था कि बेटी ही होगी, लेकिन उसे बेटा चाहिए था और वह बेटी की ही जिद करती थी। और अब जब अर्थ हुआ तो वह खुश थी। ऐसा नहीं था कि सार्थक में मन में खुशी नहीं थी, वह उनका पहला बेबी था। वह बहुत ही खुश था, लेकिन फिर भी बेटी की ख्वाहिश खत्म ही नहीं हुई थी। इतने सालों तक उसने खुद को सिर्फ इसलिए रोक कर रखा था कि वानी सिर्फ अधर पर ध्यान लगा सके, लेकिन अब जब वह 5 साल का हो चुका था तो उन्होंने फिर से अपने दिल की ख्वाहिश उनके सामने जाहिर कर दी थी और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बानी को ही देना था। उसने जब बानी के चेहरे पर कुछ अलग से भाव देखे तो उसे छोड़ते हुए बड़े आराम से बोला, तुम ना आराम से सोच लो, बाकी तुम हमेशा कहती हो वैसा ही तो होता है और हमेशा वैसा ही होगा। यह बोल उसने मुस्कुराकर उसका गाल चूम लिया और फिर वह जाकर आराम से बेड पर बैठ गया
और अपने काम को करने लगा। बानी उसे देखती ही रह गई। शॉपिंग में दिनों का तो पता ही नहीं लगा और फिर सगाई वाला भी दिन आ गया। पूरा का पूरा राणा मेंशन खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। जहाँ तहाँ रंग बिरंगे फूल सुगंधित बिखरे थे और वहीं छोटी बड़ी चमकती लाइटें जगमगा रही थीं। राम, अध्याय और गर्ग तीनों मिलकर डेकोरेशन को चेक कर रहे थे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कहीं कुछ भी कमी हो। आखिरकार उनकी इकलौती बहन की जो शादी थी और उनकी आज सगाई होने वाली थी। घर में जाकर कैंटीन संभाला, सब कुछ ओके था और वहीं राम ने अध्याय को तैयार होने के लिए कहा। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी अध्याय सब कुछ एक बार फिर से खुद चेक करना चाहता था। राम ने उसे जैसे तैसे तैयार होने भेजा। आखिर वह भी तो बानी के प्लान का हिस्सा था। अध्याय कमरे में आया तो निष्ठा बेड पर बैठी हुई थी। उसने उसे देख और बोला, तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो अभी तक? तैयार होना है ना, मेहमान आने वाले होंगे और तुम ऐसे ही बैठी हो। निष्ठा ने उसे देखा और छोटा सा मुंह बनाकर बोली, यह लहंगा नहीं संभल रहा मुझसे, बहुत ही भारी है। अध्याय ने लहंगे को देखा जो बेड पर फैला हुआ पड़ा था। निष्ठा उसका ब्लाउज और नीचे जीन्स पहने बेड पर पलथी मारकर बैठी थी। अध्याय उठकर उसके पास आया। उसने उस लहंगे को उठाकर देखा। वाकई में उस पर काफी वर्क किया गया था और वह भारी भी था। उसने निष्ठा को देखते हुए कहा, जब पता था कि नहीं पहन पाओगी तो लिया ही क्यों? अब निष्ठा ने एकदम छोटा सा अपना मुंह बनाया और बोली, मैंने नहीं लिया, वह तो बुआ ने ही जबरदस्ती की। अध्याय ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा रुको, मैं ही कुछ देखता हूँ। यह बोल क्लोरोजेट में चला गया। थोड़ी देर वह बात क्लोरोजेट से 2 साड़ियाँ लेकर आया, जो कि एक एमराल्ड ग्रीन कलर की साड़ी थी तो दूसरी मेहरून कलर की। दोनों पर ही गोल्डन बॉर्डर थे और काफ़ी प्यारी थी। उसने निष्ठा को देख और बोला, चलो तुम्हारा लहंगा डिजाइन करते। वह उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, करना क्या चाहते हो आप? साड़ियों से लहंगा डिजाइन? इसका क्या करूँगी मैं? और नहीं पहना तो बुआ को बुरा लगेगा ना? कुछ बुरा नहीं लगेगा। शांति से यहाँ आकर खड़ी हो जाओ मेरे सामने, अध्याय ने कहा। वो चुपचाप से उठकर उसके सामने आकर वह खड़ी हो गई। अध्याय ने उसे देखा, फिर साड़ियों रखते हुए वापस क्लोरोजेट में गया। थोड़ी देर बाद वह वापस बाहर आया तो उसके हाथ में स्कर्ट थी। उसने निष्ठा को वह पकड़ाते हुए कहा, इसे पहनो। उसने वह चुपचाप स्कर्ट पहन ली। वह बस देखना चाहती थी कि अध्याय क्या करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अध्याय अब तक का पूरा लुक इमेजिन भी कर चुका था। बस अब निष्ठा को तैयार करने की देर थी। उसने ग्रीन वाली साड़ी का कोना पकड़कर निष्ठा की कमर को टक कर दिया। उसके हाथों की छुअन से निष्ठा को सिरहने दे गई और उसकी बॉडी का रिएक्शन अध्याय महसूस करके अब वह मुस्कुरा दिया और उसे देख उसे चिढ़ाते हुए बोला, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ। शांत रहो, खुद को
निष्ठा ने शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका ली। उसके गाल अब तक तो गुलाबी भी हो चुके थे और अध्याय उस पूरी साड़ी को दूर दूर प्लेट बनाते हुए उसे एक लहंगे की तरह ड्रिप कर चुका था। निष्ठा ने खुद को मिरर में देखा तो हैरान रह गई। वह साड़ी पूरी तरह एक लहंगे ही जैसी दिखाई दे रही थी। अध्याय ने अब दूसरी साड़ी ली और उसे पल्लू सेट कर दिया। वो खुद को सच में देखकर एकदम से हैरान। उसे लगा ही नहीं था कि ऐसा लुक निकल कर भी आएगा। अध्याय ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्यों, लग रही हूँ ना बेहद ही खूबसूरत।